हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल नॉवल बॉय डॉन पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप सभी को नए नए कंटेंट मिल सके। धन्यवाद। तो चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। न्यू स्टोरी एपिसोड 1। कोई भूत या फिर शैतान। राजगढ़ यूनिवर्सिटी कॉलेज में एक गाड़ी आकर रुकी और जैसे ही वह खूबसूरत लड़की ने बाहर कदम रखा, अपने आप ही सबकी नजरें उसकी तरफ उठने लगी। मगर उसे देखने के बाद वह हैरान हो रहे थे। लड़की के हाथ पर पट्टी बंधी थी, माथे पर हल्की सूजन थी, मानो किसी चीज से सर टकरा गया हो। वह सबको नजरअंदाज कर आगे बढ़ गई। उसकी मंजिल कॉलेज का कैंटीन था, जिसकी एंट्रेंस पर खड़े होकर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। रिवांश राठौर, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को देखो, लगता है कोई एक्सीडेंट हो गया। एक लड़के के कहने पर उसके ठीक सामने बैठे रिवांश ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। लड़की से उसकी नजरें मिली तो लड़की उसकी तरफ बढ़ गई। रिवांश की आंखें सिकुड़ गई। लड़की के ठीक पीछे उसे एक काला साया आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। शायद उसके अलावा कोई भी उस साये को देख पाने में सक्षम नहीं था। रिवांश का गला सूख गया। तभी सामने बैठा लड़का खोई आवाज में बोला, ये नजारा मुझे जाना पहचाना क्यों लग रहा है। कल ही पूरे जोरों शोरों से उसने तुम्हें प्रोपोज किया था। उसका पहला प्यार हो तुम, जिसे वो कभी छोड़ना नहीं चाहेगी। पर अब मुझे डर है आते ही वो कहीं ब्रेकअप के बारे में ना कह दे। लड़की रिवांश की बगल के खड़ी हो गई। रिवांश कुछ कहता उससे पहले ही वो बोली, मुझे नहीं लगता हमारा रिलेशनशिप चल पाएगा। लेट्स ब्रेक अप रिवांश, शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। रिवांश को कोई हैरानी नहीं हुई और सामने बैठे लड़के ने अपना माथा पीट लिया। खुद को संभालकर वो बोला, नव्या ये सब क्या है। तुम नहीं छोड़ सकती रिवांश को। कल ही तुमने अपनी इच्छा से उसे प्रोपोज किया था, याद है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं उसमें दिलचस्प थी, बट आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे फ्रेंड का ख्याल नहीं रख सकती दिव्या। उस लड़की नव्या ने कहा। रिवांश ने हैरानी से दिव्या की तरफ देखा तो दिव्या सकपका कर झटके से खड़े होकर लड़की को थोड़ा दूर ले जाकर बोला, क्या कैसे हुआ ये सब। तुम ठीक नहीं लग रही हो। किसने तुम्हें चोट पहुंचाई। नव्या के चेहरे पर डर नजर आने लगा। आंखों में नमी लिए वो बोली, क्या तुम ट्रस्ट करोगे अगर मैं कहूं वो एक परछाई थी, कोई जिंदा इंसान नहीं, कोई भूत या फिर शैतान। उनकी आवाज धीमी होने के बावजूद रिवांश ने साफ साफ सुन लिया। उसकी नजर कैंटीन के एक कोने में चली गई जहां अब दूसरी परछाई नजर आ रही थी। पहली वाली अभी भी नव्या के पीछे थी। रिवांश का हाथ अपने आप माथे की तरफ जाकर बालों में रुक गया। हल्के से उसने अपने ही बाल खींच लिए और अचानक ही उठकर वहां से जाने लगा। उसकी तरफ देखते हुए दिव्या जल्दबाजी में बोला, क्या बकवास कर रही हो नव्या। पीकर तो नहीं आ गई ना सुबह सुबह। नहीं करोगे विश्वास, मुझे पता था। मेरी फैमिली तक मानने के लिए तैयार नहीं तो तुम। नव्या को बोलते हुए दिव्या ने हाथ दिखाकर रोक दिया। रहने दो, कर लिया ब्रेकअप, अब जाओ आराम करो। मैं बाद में कॉल करूंगा तुम्हें जब तुम्हारी उतर जाएगी, दिव्या ने कहा और एकदम से रिवांश को आवाज लगाते हुए उसके पीछे भागा। कैंटीन में मौजूद दूसरा साया एकदम से कहीं गायब हो गया। वही पहले वाले साये ने नव्या के कंधे पर अपने दोनों हाथ रखे। नव्या को ठंडक का एहसास हुआ और तभी वो मौत से भी ठंडी आवाज उसके कानों में गूंजी, अब तुम आजाद हो नव्या। रिवांश से दूर ही रहना, वो कभी तुम्हारे नहीं हो सकते। उन पर सिर्फ और सिर्फ शैतानों के राजा का अधिकार है। नव्या का चेहरा पसीने से भीग गया। उसका सर घूमने लगा और अचानक ही वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सभी हड़बड़ाकर उसके पास जमा होने लगे। रिवांश, रिवांश कहाँ भागे जा रहा है ब्रो, रुक ना, दिव्या ने तेज आवाज में उसे पुकारा। उस खाली कॉरिडोर में उसकी आवाज गूंज उठी। रिवांश रुका और पलटकर हल्के गुस्से में बोला, तू पागल है क्या थोड़ा सा। जानते हुए भी पिछली दो लड़कियों के साथ क्या हुआ था, तूने फिर किसी को मेरे पीछे भेज दिया। इतना भी कुछ नहीं हुआ किसी के साथ। टूट फूट कर आ जाती थी मानो मेरा यार कोई पनौती हो उनके लिए। वैसे भी वो तुझे डिजर्व नहीं करती थी। दिव्या उसके पास आकर रुका। और अब ये नव्या। रिवांश ने उसे घुरा। ब्रो, क्योंकि तू अकेला रहे मुझे अच्छा नहीं लगता। देख, सबकी गर्लफ्रेंड्स है, तुझे भी चाहिए ना कोई जो तेरे इस भावहीन और ठंडक भरे चेहरे पर मुस्कान ला सके। दिव्या ने उसकी ठुड्डी छूकर कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है दिव्या। रिवांश ने उसका हाथ झटक दिया। ब्रो, किस चीज की कमी है तेरे पास, मुझे बता। सालों से तेरे साथ हूँ, कोई ब्रेकअप भी नहीं हुआ तेरा जो दिल टूटे आशिक की तरह नजर आता है। शहर के नंबर 1 बिजनेसमैन है तेरे फादर, कोई फैमिली इश्यू नहीं, फिर दिक्कत कहाँ है। दिव्या ने परेशान होकर कहा।
रिवांश ने 2-3 बार पलकें झपका दी। मतलब यही सब वजह होती है इंसान के पास परेशान होने के लिए। हाँ, हमारी उम्र के लोग तो इसी बात से परेशान है। तू ज्यादा बढ़ गया क्या दिमाग से हम सब के मुकाबले? बिजनेस वगैरह की टेंशन तो नहीं लेने लगा ना? दिव्या हैरानी से बोला। रिवांश ने उसे ऐसे देखा मानो सामने कोई बेवकूफ खड़ा हो। दिव्या बिना कहे भी समझ गया और मुंह बना लिया। रिवांश ने कहा, जैसे मैं सब के लिए अलग हूं वैसे ही तुम सब मुझे अजीब लगते हो। मतलब नॉर्मल लगने के लिए हर समय दांत चमकाते रहने की जरूरत है मुझे? ब्रो तू मुझे ही कंफ्यूज कर देता है अपनी बातों से। छोड़ इस बात को, रिलैक्स हो जा। दिव्या ने उसके कंधों पर हाथ रख दिए। रिवांश ने एक गहरी सांस ली और शांत होकर बोला, मेरे लिए परेशानी होने की जरूरत नहीं है दिव्या। मुझे पता है तू ये सब मॉम के कहने पर कर रहा है ना। वी आर बडीज, मैं तुम्हारे लिए ये सब कर रहा हूँ। मुझे जानना है क्यों तुम अकेलेपन को चुनते हो। मेरे अलावा कोई तुम्हारा दोस्त नहीं। तुम कोशिश भी नहीं करते किसी से बात करने की। दिव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। और हाँ, इस बार बात को टालना मत। कुछ लोग निहायती अजीब होते हैं। बस अब खुश। रिवांश ने उसके हाथ हटा दिए। दिव्या ने मुंह बिगाड़ लिया, बात करना ही बेकार है तुमसे। वैसे आज क्लब में पार्टी है, तुम आओगे नहीं मुझे पता है, इसलिए मनाने के लिए मैं पैर नहीं पकड़ने वाला इस बार तुम्हारे। रिवांश ने गौर से कुछ पल उसके चेहरे को देखा, फिर धीरे से कहा, ठीक है, तू भी क्या याद रखेगा? आ जाऊंगा हनन। दिव्या ने अपने गाल पर थप्पड़ मारकर कान में उंगली डालकर हल्के से हिलाई। फिर से कहना। तुमने क्या बोला? मैंने कहा आ जाऊंगा, प्रोमिस। रिवांश ने पलके झपकाए तो दिव्या हैरान रह गया। आर यू सीरियस? तो फिर मैं नव्या को भी बुला लेता हूँ, तब तक उसकी उतर जाएगी और तुम्हारा फिर से पैच हो जाएगा, दिव्या ने कहा। रिवांश ने उसे उंगली दिखाई। दिव्या डोंट। उसकी उंगली में अपनी उंगली फंसाकर दिव्या ने उसे आंख मार दी। बी अ मैन रिवांश। आंख मारकर उसने रिवांश की उंगली छोड़ी और रिवांश के कुछ कहने से पहले ही भाग गया। रिवांश को गुस्सा दिखाने का भी उसने मौका नहीं दिया। सर झटक कर वह धीरे से बोला, ये कभी नहीं सुधरेगा। इतना कहकर रिवांश जैसे ही जाने के लिए पलटा, उसके चेहरे के ठीक सामने वह काली परछाई पल भर के लिए नजर आकर गायब हो गई। रिवांश चौंक कर एक कदम पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। उसका दिल मुंह से बाहर आने को हुआ था। सीने पर हाथ रख वह दांत पीसकर बोला, दैफ, मुझसे दूर रहो यू क्रिचर। एक बार बताया हुआ समझ नहीं आता तुम्हें? ठंडी हवा का झोंका उसे छू कर गुजरा। रिवांश हल्का सा सिहर उठा। उसने चारों तरफ नजरें घुमा कर देखा। कॉरिडोर अब खाली पड़ा था, उसके अलावा वहां कोई नहीं था। डैम, उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थी, जिन्हें संयमित करते हुए वह अपने बैग को कंधे पर डाल तेजी से निकल गया। उसके जाते ही दो काले साए उस कॉरिडोर में नजर आने लगे, जो बस धुएं से बना अजीब आकार था। हाँ, चेहरे की जगह दो लाल आंखें जरूर नजर आ रही थी। आगे जानने के लिए कहानी के साथ बने रहे। एपिसोड 2, आई एम नॉट योर हस्बैंड और लवर। रात का समय, राठौड़ हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। घर के अंदर जरा भी शोर नहीं था। तभी घर के पोर्च में एक गाड़ी आकर रुकी। ड्राइविंग सीट पर बैठे दिव्या ने मिरर में अपना चेहरा देखते हुए बाल सेट करना शुरू कर दिए। खुद को देखते हुए वह मुस्कुराया तो अचानक से उसके माथे के बाल बिखेर गए, मानो किसी ने वहां फूंक मारी हो। आंखें बड़ी करते हुए दिव्या पीछे सीट से टकरा गया। आह, ये क्या हुआ? उसने अपना माथा छू लिया और अगले ही पल गाड़ी की पिछली सीट की तरफ पलट कर देखा। हल्का सा काला धुआं वहां उड़ते हुए गायब हो गया। दिव्या ने आंखें कसकर बंद की और अपने ही गाल पर चमाट मारकर फिर से उन्हें खोला। ये कल रात जागने का नतीजा है दिव्या, कुछ भी तो नहीं है। खुद पर ही हंसकर वह फिर मिरर में देखने लगा। उसके माथे के बाल बिखेर चुके थे, जिन्हें सही करते हुए वह गाड़ी से बाहर उतर गया। घर के अंदर कोई नहीं था, फिर भी हर एक शख्स कहाँ मिलेगा इसका पूरा अंदाज था दिव्या को। वह सीधे किचन में पहुंचा। पाए लागू। माताजी, अरे वाह, आज दिव्य दर्शन हो गए हमें। ये चांद यहाँ कैसे पहुंचा? सर्वेंट्स को ऑर्डर देती रिवांश की मां रीवा पलट कर बोली, हाय ये खूबसूरती। इस चांद की आंखें भी पल भर के लिए अपनी रोशनी से बंद होने के लिए मजबूर कर देती है। दिल पर हाथ रख दिव्य बोला। रीवा हंस पड़ी, बातें बनाना जरा हमारे रिवांश को भी सिखा दो। ये हर कोई नहीं सीख सकता, दिव्या का हिडन टैलेंट है। बाकी परमिशन मिल सकती है आपकी? दिव्या ने पूछा। परमिशन? रीवा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। रिवांश को पार्टी में ले जाना है, दिव्या ने कहा तो रीवा हैरान हो गई। कान के पीछे हाथ लगाकर वो बोली, सही सुना मैंने, रिवांश और पार्टी में जा रहा है।
मतलब शाम के 6 बजे के बाद वो आज पहली बार घर से बाहर निकलने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दिव्या ने जोर जोर से सर हिलाकर कहा। तो यहाँ खड़े क्यों हो? जल्दी जाओ उसे लेकर। रीवा ने आगे आकर उसे बाहर धकेलते हुए कहा। हाँ हाँ, जा रहा हूँ। इतना खुश होने की जरूरत नहीं। अच्छा, अंकल को हाय कह देना मेरी तरफ से। दिव्या बोला। जाते हुए स्टडी रूम में झांक लेना, वहीं मिल जाएंगे। रीवा ने कहा तो दिव्या ने सर हिला दिया। उसी घर के एक आलीशान कमरे को काफी खूबसूरती से सजाया गया था। कमरे के बाथरूम का दरवाजा खुला था, जिसके कारण कमरे में चल रहा धीमा संगीत वॉशरूम के अंदर बाथटब में बैठे रिवांश के कानों में पड़ रहा था। उसका सर पीछे आराम के लिए टिका था और आंखें बंद थी। रिवांश में आकर्षक शरीर पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। उसके बाल माथे और गर्दन पर चिपके हुए थे। उसका रंग गोरा था और आंखें गहरी काली। एक खास बात थी उसकी आंखों में, वह रोशनी में आते ही अपना रंग बदलती थी, जिसे देखने के लिए उसके आसपास के लोग हमेशा दिलचस्पी दिखाते थे। रिवांश को ना ज्यादा बातें करना पसंद था, ना किसी से दोस्ती करना। दिव्या उसका बचपन से एक लौता दोस्त था, जबकि दिव्या के आसपास हमेशा लड़के और लड़कियों की भीड़ लगी होती थी। अचानक ही रिवांश सिहर उठा। उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झटके से आंखें खोली और एक दिशा में गर्दन घुमा ली। एक काली परछाई न जाने कितने समय से वहां मौजूद थी। रिवांश की आंखें गुस्से से भर उठी। अपना हाथ एक जगह पहुंचाकर उसने कांच की बोतल उठाए और खड़े होकर परछाई की दिशा में फेंकते हुए चिल्लाया, तुम्हें प्राइवेसी का मतलब समझ आता है क्रिच? क्यों कर रहे हो मुझे परेशान? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसने देखा वो बोतल हवा में तैर रही थी बिना किसी सहारे के, पर अब वो साया गायब हो चुका था। रिवांश ने अपने बालों में हाथ घुमाया और दोबारा से बाथटब में बैठ गया। एक हल्की सी आवाज हुई और रिवांश ने देखा जो बोतल उसने फेंकी थी वो अपनी जगह वापस आ चुकी थी। रिवांश ने जोर से अपना हाथ पटका, फिर शावर ऑन कर नहाने लगा। जब वो बाहर आया तो एक सर्वेंट हाथ में जूस लिए खड़ा था, वही दूसरा उसके कपड़े लेकर। रिवांश ने जूस लेकर दोनों से कहा, जा सकते हो तुम लोग। हल्के से सर झुकाकर वो दोनों ही चले गए। एक पूरी दीवार कांच की बनी हुई थी, जिसके सामने खड़े होकर वो खाली नजरों से आसमान की तरफ देखने लगा। उसके बालों से पानी की बूंदें टपक रही थी। अचानक से उसे एक उंगली अपनी गर्दन पर महसूस हुई। रिवांश झटके से पलटा तो वहां कोई नहीं था। फॉर गॉड सेक, मुझसे दूर रहो। आई एम नॉट योर हस्बैंड और लवर। एक बार में समझ नहीं आता क्या? रिवांश गुस्से में बोला। वो व्हाट हैपेंड ब्रो? मुझ पर गुस्सा कर रहे हो क्या? अंदर आओ या फिर नहीं। दिव्या दरवाजा पकड़कर हैरान चेहरा लिए था। रिवांश ने जूस का ग्लास मेज पर पटक दिया। खुद को शांत करते हुए उसने कहा, दिव्या आ जाओ। सॉरी, वो मैं तुम्हें नहीं कहा मैंने। तो किससे? दिव्या अंदर चला आया। नथिंग, मैं बस सर्वेंट पर गुस्सा कर रहा था। उसने बकवास ड्रेस निकाल रखी है। रिवांश ने बिस्तर पर रखे गए कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, आई जस्ट लव योर कलेक्शन। अगर कुछ भी नापसंद हो तो प्लीज उसे मेरे मुंह पर फेंक मारना। दिव्या नौटंकी करते हुए बोला। रिवांश ने सर हिला दिया, जो चाहिए ले जाओ, दोबारा सोच लो। दिव्या ने कहा, यही रहने आ जाओ ना। रिवांश इस बार व्यंग से बोला। फाइन, जो है पहन लो, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। दिव्या बोला, पलट जाओ। रिवांश कपड़े उठाते हुए बोला। दिव्या के होठों पर छिड़ने वाली मुस्कान आ गई। मेरे सामने शर्मा रहे हो? भूलो मत, हम बचपन में साथ नहाया करते थे। रिवांश ने भी बेशर्मी से बाथ रोब उतारा और उसके मुंह पर फेंक मारा। आ जाओ, दोबारा से बचपन याद दिला देता हूँ। छी गंदा लड़का, मुझे मॉलेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। मम्मी बचाओ। दिव्या कहते हुए पलट गया। वो हंस रहा था। नाइट क्लब। सफेद रंग की जीन्स पर काले रंग की जैकेट चढ़ाए हुए था रिवांश। क्लब की भीड़ देखकर एक पल के लिए वो ठिठक गया, पर तभी दिव्या ने उसे साथ खींच लिया। एक काउंटर पर उसे अपने ग्रुप के लोग दिखे। वहीं जाकर उसने रिवांश को छोड़ा। अचानक ही एक लड़की आकर दिव्या के गले लग गई। दिव्या ने उसकी पीठ पर बाजुओं को कसते हुए कहा, मिस यू सो मच बेब। काश हम एक साथ पढ़ रहे होते। तुमसे मिलने के लिए भी बहाने बनाने पड़ते हैं मुझे। लड़की ने हल्के से उसकी पीठ पर हाथ फिराना शुरू किया। तभी उसे लगा किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। वह अलग हुई और रिवांश को सवालिया नजरों से देखा। रिवांश ने भी उसकी तरफ देखा। हाय, मैं रिवांश। ओह हाय। उस लड़की के माथे पर बल पड़ गए जब उसने रिवांश को दिव्या के साथ आगे खड़े देखा, जबकि उसे अभी भी एहसास हो रहा था किसी ने उसकी कलाई पकड़ रखी है।
आरुषि कहाँ खो गई? मैंने बताया था ना मेरा बेस्ट फ्रेंड आ रहा है। रिवांश रिमेंबर? दिव्या ने उसे हिलाया। मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो क्या? आरुषि ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचकर देखा तो उसकी कलाई पर उंगलियों के निशान पड़ चुके थे। प्रैंक? क्या बोल रही हो? छोड़ो ये सब, मुझे बताओ नव्या आ गई। बात की तुमने उससे? उसके साथ आखिर हुआ क्या था? ब्रेकअप का भूत उसके सर से उतरा कि नहीं? दिव्या ने धीमी आवाज में कहा। बात की उससे? आ रही है वो। मेरे बात करने से अच्छा वो दोनों आपस में ही बात करके सब सुलझा लेंगे तो बेहतर रहेगा। आरुषि ने अपनी कलाई फिर सहला दी। वो बात को नजरअंदाज कर चुकी थी। रिवांश ने फिर बिना किसी परेशानी के इतने शोर में भी उनकी बातें साफ आवाज में सुन ली थी। सर झटक कर वह आसपास देखने लगा। दिव्या के बाकी दोस्त उससे बात करने में इंटरेस्टेड थे, पर रिवांश का शांत बर्ताव सबको एक अकड़ जैसा लगता था। ओके लेट्स गो, ड्रिंक लेते हैं। आरुषि ने माहौल बदलने के लिए सजेस्ट किया तो दिव्या ने रिवांश के कंधे पर हाथ डालकर उसे काउंटर पर ले गया। ड्रिंक्स बने और सभी ने एक साथ उसे खाली कर दिया। रिवांश 20 साल का हो चुका था। इस बीच उसने कभी कभार ड्रिंक करना सीख लिया था। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद वो सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। रिवांश को हल्का सा नशा होने लगा। उसने कहा, दिव्या बस हो गया, हम कार लेकर आए हैं तो टैक्सी लेकर चले जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हंसते हुए दिव्या तेज आवाज में बोला और फिर एक ग्लास उठा लिया। वह पूरी तरह नशे में डूब चुका था। इसी बीच रिवांश की नजर आरुषि पर चली गई। सबको ड्रिंक करने का बोलकर वो खुद रुक चुकी थी। लगातार वो अपने हाथ को देखे जा रही थी जिससे उसने दिव्या की कमर थामी थी। उसकी नजरों का पीछा करते हुए रिवांश ने भी आरुषि के हाथ को देखा। एक काला हाथ जिसके नाखून बड़े बड़े थे उसने आरुषि के हाथ को पकड़ा हुआ था। उसके नाखून आरुषि के हाथ में चुभे हुए थे। आगे जानने के लिए कहानी के साथ बने रहे। एपिसोड 3 पुराने ख्यालों वाला। आरुषि के हाथ पर एक काला बड़े नाखून वाला हाथ लगातार अपने नाखून चुभाए जा रहा था। जैसे ही रिवांश ने हल्की सी खून की बूंदें निकलती देखी उसकी आंखें बड़ी हो गई। आरुषि तो मानो किसी जिंदा लाश की तरह खड़ी थी। रिवांश एकदम से आगे बढ़कर दिव्या के पीछे से गुजरा तो साया आरुषि का हाथ छोड़कर कहीं गायब हो गया। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? रिवांश ने दूसरी तरफ से आरुषि के पास आकर कहा। आरुषि मानो होश में लौट आए। उसने दिव्या की कमर छोड़कर अपने हाथ को देखा। दिव्या ने भी उसके हाथ को देखा। किसी की उंगलियों के निशान होने के साथ साथ अब नाखून चुभने के निशान भी नजर आ रहे थे हल्के से खून के साथ। आई डोंट नो, ऐसे लगा किसी ने हाथ पकड़ा है, पर कोई था नहीं। आरुषि बिल्कुल असमंजस से बोली। दिव्या ने प्यार से उसका हाथ सहला दिया। हम इस पर कुछ लगा लेते हैं। भीड़ में ध्यान नहीं दिया होगा तुमने, लग गया होगा किसी का नाखून। दिव्या के चेहरे पर गंभीरता थी। वह आसपास नजरें घुमाने लगा, पर कुछ खास नजर नहीं आया। रिवांश के करीब आकर वो बोला, लगता है किसी ने जानबूझकर ये किया है। हमसे जलन रखने वाला या वाली कोई भी यहाँ हो सकता है। तुम रुके रहना क्योंकि नव्या आ रही है। शी इज माई फ्रेंड। उसे यहाँ अकेला छोड़ना सही नहीं। अगर कोई हमें नापसंद करने वाला यहाँ हो, कॉल कर उसे और आने के लिए मना कर दे। मेरा भी रुकने का मन नहीं है। रिवांश बोला, मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा, बस इसे थोड़ा रेस्ट के लिए लेकर जाता हूँ। आंखें मिचकाकर वह विनती करते हुए कहने लगा तो रिवांश ने अफसोस के साथ सर हिलाया। अगर सीरियस है तभी आगे बढ़ना, वरना तुझे पीटने वाला सबसे पहला मैं ही रहूंगा। रिवांश ठंडी आवाज में बोला। दिव्या ने एकदम से गला खराश दिया। सच सीरियस ही हूँ ब्रो, बस जब तक वो चाहे। उसने दांत चमका दिए और आरुषि की कमर में हाथ डालकर लिफ्ट की तरफ चला गया। दिव्या और आरुषि के जाते ही काउंटर पर स्टूल खींचकर रिवांश बैठ गया। मन नहीं था उसका अब ड्रिंक करने का, ना ही दिव्या की बातों को उसने गंभीरता से लिया, क्योंकि भले ही बाकी सब ना देख पाए, वो ना दिखने वाली चीजों को बड़े ही आराम से देख लेता था। चेयर घुमाकर वो डांस फ्लो की तरफ देखने लगा। सभी नशे में म्यूजिक की ताल पर झूम रहे थे। कभी कभी लगता है मैं भी पूरी तरह होश खो दूं और पागलों वाली हरकतें करूं, लेकिन नहीं, मुझे खुद को हमेशा होश में रखना है, वरना वो मेरे साथ क्या कर देगा मुझे कोई अंदाजा नहीं। रिवांश धीरे से बड़बड़ा दिया। कुछ कहा तुमने? एक कोमल आवाज उसके कानों में पड़ी तो म्यूजिक का शोर रिवांश को कम लगने लगा। नाक में किसी के परफ्यूम की खुशबू पहुंची। रिवांश ने नजरें उठाई तो वह नव्या थी। मुस्कुराते हुए उसने हल्के से हाय कहने के लिए हाथ हिलाया। उसके माथे पर छोटी सी पट्टी लगी थी। वह बोली, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम्हारा यहाँ होना।
पहले कभी तुम किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए? बाकी सबके साथ नहीं। दिव्या और मैं अलग से पार्टी करते हैं। रिवांश ने जवाब दिया। ड्रिंक लोगे? नव्या ने पूछा। नो थैंक्स। रिवांश ने पलके झपकाकर विनम्रता से उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। रिवांश, आई एम सॉरी। नव्या उसकी बगल में बैठ गई और अब दोनों सामने देख रहे थे। सॉरी फॉर व्हाट? रिवांश की गर्दन उसकी तरफ घूमी। आज सुबह के लिए मुझे पता नहीं क्या हो गया था। ऐसे लगा किसी ने गर्दन पकड़ रखी हो और मैंने ब्रेकअप ना किया तो मर जाऊंगी दम घुटने से। शायद कल रात की ड्रिंक्स का असर था, वो नशे की हालत में ही कहीं गिर गई। लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नव्या बोली और उसने हल्के से रिवांश का हाथ पकड़ लिया। रिवांश ने एकदम से अपना हाथ पीछे खींच लिया। तुम गलत नहीं थी। तुम्हारा मुझसे दूर रहना ही सही है। दिव्या की बातों में मत आओ। ये दिव्या के लिए नहीं था। मैं तुम्हें पूरे दिल से पसंद करती हूँ, नव्या ने कहा। सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती ना हो जाए इसलिए मैंने हाँ बोला उस समय। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं इस बारे में। अगर तुम आकर ब्रेकअप ना करती तो मैं खुद कह देता। रिवांश ने अब सीधे शब्दों में कहा तो नव्या का चेहरा फीका पड़ गया। मुझमें कोई कमी है? नव्या धीरे से बोली। मेरा माइंड फिलहाल प्यार करने की स्टेट में नहीं है, रिवांश ने कहा। नव्या ने एक ठंडी सांस छोड़ी। ओके देन, मैं तुमसे कोई कमिटमेंट नहीं मांगूंगी। जब तक तुम रहना चाहो तब तक हम रिलेशनशिप में रहेंगे। व्हाट से? मुझसे ये सब नहीं होता। थोड़ा पुराने ख्यालों वाला समझ सकती हो तुम, रिवांश ने खोई आवाज में कहा। उसका ध्यान भीड़ में जाकर एक जगह रुक गया। उन इंसानों के बीच कोई अजीब लग रहा था। वो सबसे लंबा था और उसके ब्लेजर पर सुनहरे रंग की डिजाइन चमक रही थी। बहुत गौर करने के बाद भी रिवांश को उसका चेहरा नजर नहीं आया, जबकि वह एकदम सामने था। हे, क्या चल रहा है तुम्हारा? कब से टच क्यों कर रहे हो? इतनी जगह है वहां, लेकिन मेरे पास ही खड़े रहना है तुम्हें। नव्या गुस्से में चिल्ला दी तो रिवांश का ध्यान डांस फ्लोर से हट गया। देखा तो एक लड़का नव्या के काफी करीब खड़ा था ड्रिंक लेने के लिए। नव्या के चिल्लाने के बाद वह मुस्कुराते हुए बोला, चील बेब, कांटे नहीं लगे मेरे शरीर में जो जरा सा छूने पर तकलीफ हो जाएगी। और इतनी ही तकलीफ होती है तो यहाँ ऐसी जगह क्यों चली आ गई? घर पर क्यों नहीं रह गई? घर पर तो तुम भी रह सकते थे, तब शायद उसके अलावा और 2-4 लड़कियां सेफ फील करती। रिवांश उठकर खड़ा हो गया। दूर हट। क्या बे, ज्यादा हीरो बनने का शौक है लड़की के सामने? जानता है किससे बात कर रहा है? वह लड़का अपने बाजुओं को समेटकर चौड़ में बोला। मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं। रिवांश डरने की जगह एक और कदम आगे बढ़कर उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। उसे डरता ना देख लड़के की हिम्मत हल्की सी टूट गई। मेरे साथ है वो, रिवांश ने ठंडी आवाज में कहा। सर, आपकी ड्रिंक। और यहाँ कोई तमाशा करने से पहले अच्छे से सोच लीजिए, बारटेंडर ने ठीक उसी समय कहा तो लड़का एक कदम पीछे हटकर अपनी ड्रिंक उठाते हुए वहां से चला गया। लगता है आज का दिन ही मेरे लिए अच्छा नहीं, मैं चलती हूँ, आरुषि ने बुलाया और खुद गायब है, नव्या ने कहा। वह पूरी तरह असहज हो गई थी उस लड़के के कारण, और जिस तरह वो उन्हें घूर कर गया था उसके बाद नव्या चाहकर भी रुकना नहीं चाहती थी। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ, रिवांश बोला। ये सब करके फिर एक्सपेक्ट करते हो कोई लड़की तुमसे प्यार ना करे? तुम निर्दयी हो रिवांश राठौर, नव्या ने मुंह बनाकर कहा तो रिवांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्लब के एक कमरे में दिव्या और आरुषि एक दूसरे के काफी करीब थे। दिव्या ने आरुषि के बाल उसके कान के पीछे करते हुए कहा, दिन ब दिन तुम्हारी खूबसूरती बढ़ती क्यों जा रही है? आरुषि शर्मा उठी। अब तक कितनों को ये बात बोली है? शर्मा कर तारीफ एक्सेप्ट कर ली और जबान से कुछ और कह रही हो। वेरी बैड बेब, दिव्या ने झूठी नाराजगी से मुंह फुला लिया। आरुषि खिलखिलाकर हंसते हुए उसके गले लग गई। दिव्या ने जैसे ही उसे बाहों में भरना चाहा, आरुषि चिल्ला पड़ी। दिव्या चौंक गया। उसने आरुषि खुद से अलग कर दिया। व्हाट? आरुषि आंखें फैलाए उंगली से इशारा कर कहने लगी, वो मिरर में कोई है। दिव्या, वहां कोई है, देखो। दिव्या ने तुरंत ही गर्दन घुमा कर देखा। वहां एक बड़ा सा आईना लगा था। कुछ पल उसे घूरकर उसने अविश्वास से आरुषि को देखा। क्या है वहां? कोई है? नहीं था। लाल आंखें चमक रही थी उसकी। आरुषि पागल हो उठी और उसने अपने ही बाल पकड़ लिए। सूखे पत्ते की तरह उसका शरीर कांपने लगा था। कहाँ है? कौन है? लाल आंखें, दिव्या ने कहा और आरुषि को छोड़कर आईने के करीब चला गया। आईने पर हाथ फिराकर उसने आरुषि से कहा, सी, कोई नहीं है। आरुषि की सांसें फूलने लगी। दिव्या का हाथ उस काली परछाई को छू रहा था।
वह लाल आंखें बंद खुल रही है ऐसा लग रहा था। आरुषि ने अपने कदम पीछे लेना शुरू कर दिए। दिव्या की आंखें सिकुड़ गई। क्या हुआ तुम्हें? एक साथ सबका दिमाग फिर गया ऐसा लग रहा मुझे। सुबह से बस अजीब बातें ही सुन रहा हूं मैं। अरे भूतों को कोई काम नहीं है जो तुम दोनों नारियों के पीछे आ गया। आरुषि ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए अपने बैग को देखा और लपक कर उसे उठाते हुए कमरे से बाहर भाग गई। दिव्या का मुंह खुल गया। आरुषि, हे रुको। स्वार्थी लड़की, अगर कोई भूत है भी तो मुझे उसके मुंह में छोड़कर भाग रही हो अकेले। उसकी बात का कोई फायदा नहीं हुआ। दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। दिव्या ने मुंह बिगाड़ लिया। फिर आयने की तरफ देखा। अरे कौन हो अदृश्य इंसान? एक जवान लड़के से किस बात की जलन है तुम्हें जो लड़की को भगा दिया? अब तुम्हारे साथ रोमांस करूं? एक ठंडक भरा एहसास दिव्या को हुआ, मानो किसी ने उसकी कमर पर हाथ लपेट लिए हो। उसी समय अपनी गर्दन पर दिव्या को ठंडी सांसें पड़ रही है ऐसा लगने लगा। दिव्या की नजरें आईने पर टिकी थी। कोई नहीं था उसके पीछे। फिर वो एहसास, वह झटके से पलटा तो अब वो एहसास होना बंद हो गया। ना ही कमरे में उसके अलावा कोई मौजूद था। दिव्या ने अपने गाल पर चपत लगाई। चढ़ गई है, तुझे चढ़ गई है दिव्या। आगे बढ़कर उसने जैकेट उठाए और कंधे पर डालते हुए कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही आईने में फिर वही परछाई नजर आने लगी, जो इस बार गुस्से में हुंकार रही थी। नव्या को एक टैक्सी में बिठाकर रिवांश ने विदा किया। वह अभी भी होश में था, फिर भी ड्राइविंग करने का रिस्क नहीं उठाया। दिव्या कब तक आएगा देखकर टैक्सी बुक कर देता हूँ। वह आगे बढ़ते हुए फोन में देखने लगा। तभी किसी से टकराकर उसका फोन नीचे गिर गया। रिवांश ने हल्के से आंखें मिचली जब फोन को नीचे गिरा देखा। उसने फोन लेने के लिए हाथ बढ़ाना चाहा तो सामने वाले ने फोन पर अपना पैर रख दिया। पैरों के बल बैठे रिवांश ने नजरें उठाए। वही लड़का खड़ा था जिसने क्लब के अंदर नव्या से बदतमीजी करने की कोशिश की थी। अकेला ना आकर वह पूरी टोली साथ लाया था। पैर हटाओ, रिवांश ने कहा। हिम्मत है तो हटा कर दिखा, लड़का बोला। रिवांश ने एक ठंडी सांस छोड़ी। देखो, बात तुम्हारे भले की है। मुझसे दूर रहो। मैं नहीं जानता उसकी दिक्कत क्या है, पर उसे नहीं पसंद कोई मेरे करीब आकर मुझे छूने की कोशिश करे। तुझे छूना कौन चाहता है? हम तो तुझे फोड़ने आए हैं, लड़के ने कहते हुए रिवांश की कॉलर को पकड़ना चाहा। रिवांश ने अफसोस के साथ सर हिला दिया। अगले ही पल एक हड्डी टूटने की आवाज हुई और इसी के साथ वह लड़का हवा में उड़ते हुए दूर एक गाड़ी के ऊपर जा गिरा। रिवांश ने ऊपर देखने का कष्ट नहीं लिया, चुपचाप अपना फोन उठा लिया। वही उस लड़के के साथ आया ग्रुप हैरानी से अपने आसपास देखे जा रहा था। आखिर कैसे किसी ने बिना छुए ये सब कर दिया? आगे जानने के लिए कहानी के साथ बने रहे। एपिसोड 4 भूतों में भी सेनापति होते हैं। एक खौफ भरा माहौल बन चुका था क्लब के बाहर। रिवांश को सबक सिखाने आए लड़के डर से एक दूसरे को देखने लगे। सामने जो हुआ वो सच था या नशे का असर, इसका अंदाजा नहीं था उन्हें। वही रिवांश ने आराम से अपना फोन उठाकर जैकेट से साफ कर लिया। उसे कोई मतलब नहीं था सामने क्या चल रहा है। गाड़ी से टकराकर नीचे गिरा लड़का अपनी जगह हिल भी नहीं रहा था। गाड़ी का फ्रंट ग्लास टूटकर टुकड़ों में बिखर चुका था। कोई भी अब रिवांश की तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी किसी की एक हल्की सी झलक उन्हें नजर आई। काले रंग का उसने ब्लेजर पहना था जिस पर सुनहरे रंग की हल्की सी कारीगरी रोशनी में चमकने लगी। वो रहा। किसी ने उंगली से सामने की तरफ इशारा किया। ये सुनकर रिवांश ने नजरें उठाई तो वहां जल रही लाइट एकदम से फ्लिकर होने लगी। उसी के साथ वो शख्स गायब था। रिवांश उठकर खड़ा हो गया। फ्लिकर होती लाइट में उसे भी वो शख्स फिर से नजर आया और अगले ही पल गायब हो गया। ये नजारा पहली बार देखना मतलब पैरों तले जमीन खिसक जाने सा था। सबका नशा झटके से उतर चुका था। वह अपने कदम पीछे लेने लगे। सामने कोई खड़ा तो था, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। वहां बस गहरा काला अंधेरा नजर आ रहा था। उस साये ने अपना एक कदम आगे बढ़ाया तो सभी लोग वहां से भागने लगे। सबसे आखिर में बचे लड़के के कदम रुके और अगले ही पल वो हवा में ऊपर उठने लगा। चीखने के लिए उसके मुंह से आवाज तक ना निकली, जबकि वह कोशिश करता दिख रहा था। रिवांश को समझ नहीं आ रहा था उस साये को रोके या जो चल रहा है चुपचाप देखता रहे। एक और रास्ता था भाग जाने का, लेकिन जैसे ही वो पलटा उसके ठीक सामने हवा में उठा लड़का आकर गिर गया। उसकी हलचल पल भर से भी कम समय में बंद हो गई। रिवांश एक कदम पीछे की तरफ लखा गया, मुंह पर हाथ रखते हुए। जब तक वो पलटता तब तक चारों तरफ बिना किसी शोर के हर एक लड़का गिरा नजर आने लगा। वो बुरी तरह जख्मी, खून से सने हुए थे। उन्हीं के बीच वो साया रिवांश की तरफ घूमकर खड़ा था।
रिवांश ने काफी कोशिश की उसका चेहरा देखने की। शरीर तो था पर चेहरा नहीं। यहाँ पर क्या हुआ ब्रो? ये एक साथ यही सो गए। दिव्य लड़खड़ाती चाल चलते हुए आगे आया। एक दो के ऊपर तो उसका पैर भी पड़ गया, जिसके कारण उसने मुश्किल से खुद को संभाला। उसके ठीक पीछे एक दूसरा साया चलता हुआ आ रहा था। रिवांश की सांसें तेज चलने लगी। तभी दिव्य उसकी बगल से होकर आगे चला गया। सुनहरे रंग का ब्लेजर पहने शख्स के सामने वो रुका। दिव्य की हाइट रिवांश जितनी ही थी, यानी कि साधारण लंबाई का था वो, फिर भी सामने वाले शख्स के कंधे तक ही पहुंच रहा था। दिव्य ने एकदम से उसका बाजू पकड़कर दबा दिया। यो जिम गए? कौन सा प्रोटीन खा रहे हो, जरा सजेस्ट करना। दिव्य वापस आ। रिवांश ने आंखें बड़ी कर ली। उसे लगा दिव्य देख नहीं पाएगा हर बार की तरह उस साय को, लेकिन आज ये अजीब था। इसका चेहरा कहाँ है? इतनी चढ़ गई क्या मुझे? दिव्य खुद पर ही हंस दिया। रिवांश डरते हुए आगे चला गया और दिव्य को पकड़कर पीछे खींच लिया। हालांकि आज तक उसके माता पिता के अलावा अकेला दिव्य था जो कभी उसके करीब होने के कारण हट नहीं हुआ। पर क्या ऐसा हमेशा होता रहेगा? आरुषि मुझे अकेला छोड़कर भाग गई। दिव्य ने सब कुछ नजरअंदाज करते हुए रिवांश का बाजू पकड़ लिया और नकली रोना रोते हुए उसके कंधे पर सर रख बोला, क्या मैं इतना बुरा हूं? एक किस भी नहीं हुआ। बकवास मत कर। रिवांश ने उसे लेकर वहां से निकलना चाहा, पर तभी दूसरा साया सामने आ गया। रिवांश का गला सूख गया। आखिर आज हो क्या रहा था? वह लोग उनके सामने क्यों और किस लिए आ रहे थे? किसी का मजाक उड़ाना अच्छा नहीं होता, पर क्या ये इतना काला है जो मैं इसे आंखों से देख भी नहीं पा रहा? दिव्य ने अपनी आवाज को धीमा रख रिवांश से सवाल किया। दिव्य, ये इंसान नहीं है, भूत है, रिवांश ने कांपती आवाज में कहा। भूत? दिव्य की जबान लड़खड़ा गई। तो अब भागने के लिए तैयार हो जा, वरना आज हम ही इनका डिनर है, रिवांश ने दबी आवाज में कहा। दिव्य अपना सर झटकने लगा। हमारी गाड़ी कहाँ है? चाबी दो, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, रिवांश बोला। पर ब्रो, भूत तो फिर भी हमें पकड़ लेंगे, गाड़ी से भागने का कोई फायदा नहीं, दिव्य ने कहा। हाँ ये भी है, तो हम क्या करें? रिवांश का दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो गया। हनुमान चालीसा गाकर भगाए, दिव्य ने चुटकी बजाकर तेज आवाज में कहा। एक हल्की हंसी उन्हें सुनाई दे गई, जिसे सुनकर दोनों बुरी तरह सिहर उठे। एक दूसरे से चिपक कर वह खड़े थे। रिवांश जानता था आज तक उसके किसी कलावे या तावीज का इस शैतान पर असर नहीं हुआ, हनुमान चालीसा का हो पाएगा। छोड़ो सब, जान बचाकर भागो। दिव्य ने कसकर रिवांश का हाथ पकड़ लिया और दोनों एक साथ बची हुई जगह से भाग निकले। कुछ दूर ही वो जा पाए थे और एक गाड़ी आकर उनके सामने तेज आवाज करते हुए रुक गई। दिव्य का नशा भी मानो उतर गया। चाबी तो मेरे पास है, फिर मेरी गाड़ी यहाँ कैसे आ गई? तभी गाड़ी का पिछला दरवाजा खुल गया और किसी ने गहरी आवाज में कहा, अंदर बैठो, भागने का कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। वह आवाज कम, फुसफुसाहट ज्यादा थी, कुछ ऐसी जिसे सुनकर रूह कांप उठे। कोई जबरदस्ती है क्या भूत जी? देखो, आपको गाड़ी वाड़ी की सर्विस देने का ज्यादा शौक है तो किसी मजबूत दिल वाले को पकड़ो। मेरा दिल खरगोश सा है, इतनी सी उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो जाए ये अच्छा लगेगा, दिव्य हाथ जोड़ते हुए बोला। वह साया आगे आने लगा तो दिव्य कदम पीछे लेते हुए चुपचाप गाड़ी के अंदर घुसकर बैठ गया। रिवांश ने अफसोस और बेचारगी से सांस भर ली, फिर वो भी अंदर बैठ गया। पलक झपकते ही दोनों साए गाड़ी की अगली सीट पर नजर आ गए और गाड़ी शुरू होकर आगे बढ़ गई। भूप जी, मरने से पहले कभी गाड़ी चलाई थी ना? लाइसेंस था ना आपके पास? देखो, एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी मेरी है, भाई तो बेल कराने भी नहीं आएंगे अगर कुछ हुआ। दिव्य ने फिर से जबान खोल दी। ड्राइविंग सीट पर बैठे साए का शरीर आकार लेने लगा। उसने भी काले रंग का सूट पहना था, पर वह साधारण था। मिरर में उसकी लाल आंखें चमक उठी, जिसे देखते हुए दोनों लड़कों ने एक दूसरे के हाथ कसकर पकड़ लिए। कुछ ही पलों में उस शख्स का चेहरा साफ नजर आने लगा, जबकि उसके साथ बैठे शख्स का चेहरा अभी भी गायब था। मिस्टर भूत, आप हमें कहाँ ले जाना चाहते हो? दिव्य ने फिर कहा। उस साए की लाल आंखें साधारण होकर बस अब हल्की लाल रंग की नजर आने लगी। वह अपनी गहरी और मोहक आवाज में बोला, आप दोनों मुझे सेनापति अभिसार बुला सकते हैं। भूतों में भी सेनापति होते हैं। स्ट्रेंज। ओके सेनापति, क्या आप जवाब देने का कष्ट करेंगे? हमें कहाँ ले जाना चाहते हो? दिव्य बोला। राजमहल, अभिसार ने जवाब दिया। कौन सा महल? किसका महल? आप महल वाले सेनापति थे क्या मरने से पहले? दिव्य ने कहा। तुम्हारा मुंह बंद नहीं रह सकता क्या? वो कोई इंसान नहीं है जिनसे सवाल जवाब शुरू कर दिए।
रिवांश ने दिव्या को याद दिलाया तो दिव्या के फिर पसीने छूट गए। इसी बीच रिवांश का फोन बजने लगा। रिंग की आवाज से मानो रिवांश को कुछ याद आ गया। उसने जल्दी से फोन निकाला, लेकिन उठाता उससे पहले ही वो उसके हाथ से गायब होकर आगे पैसेंजर सीट पर बैठे साय के हाथ में चला गया। फोन के अंदर से रिवांश की मां रीवा की डरी हुई आवाज आई, 1 घंटे में अमावस शुरू हो रही है रिवांश। जहां हो वहां से सीधे राजपुरोहित जी के घर पहुंचो। रिवांश की आंखें अमावस का नाम सुनकर फैल गई तो वही फोन को बंद करते हुए वह साया हल्के से हंस पड़ा। आगे जानने के लिए कहानी के साथ बने रहे। एपिसोड 5 मुझे वो चाहिए जो मेरा है। बिना चेहरे वाली परछाई के हाथ में अपना फोन देखते हुए रिवांश बर्फ की तरह जम चुका था। अमावस शुरू होने से पहले ही रीवा याद से रिवांश को घर पर रोक लेती थी और राजपुरोहित के घर भेज देती थी। पर इस बार ना उसे याद रहा, ना ही रिवांश। शायद उसी का फायदा उठाया जा रहा था। रिवांश के माथे पर पसीना छलक आया, गला सूखने लगा। धीरे से उसने नजरें उठाकर खौफ से उन दोनों परछाइयों को देखा। ब्रो, क्या हम सच्ची मुच्ची मुसीबत में पड़ चुके हैं? चाहे धरती आसमान एक हो जाए, दादू ने तुम्हें अमावस के दिन अपने पास पहुंचने के लिए कह रखा है, लेकिन इस बार तुम चूक गए, दिव्या ने फुसफुसाते हुए कहा और कसकर रिवांश का हाथ पकड़ लिया। रिवांश की सांसें तेज चलने लगी थी। हमें किसी भी तरह निकलना होगा, वरना कुछ बुरा हो जाएगा। ठीक है, तैयार रहो। दिव्या ने पूरे विश्वास के साथ पलकें झपकाते हुए रिवांश को देखा। भागने की कोशिश बेकार है, इसलिए सोचने में भी मेहनत मत कीजिए। आपकी तकलीफ का समाधान है हम। रिवांश, महाराज पर विश्वास रखिए और हमारे साथ चलिए। आपकी मंजिल केवल महाराज है, वो राजपुरोहित नहीं। सेनापति हल्की मुस्कान के साथ बोल पड़ा। ओह रियली? तो फिर इससे बचो। दिव्या ने अपनी जेब से लाइटर निकालकर जलाते हुए आगे उछाल दिया। हाँ, समय बदल जाएगा और शरीर भी, पर आपकी बचकानी हरकतें कभी नहीं बदलेंगी। सेनापति की बात पूरी होने से पहले ही दिव्या ने गाड़ी के इमरजेंसी एग्जिट का बटन प्रेस कर दिया। गाड़ी की डिक्की खुल गई। दोनों लड़के झटके से उठकर घूमे और सीट नीचे करते हुए चलती गाड़ी से बाहर कूद गए। उनकी हरकत का अंदाजा लगाते हुए पहले ही अभिसार ने गाड़ी की स्पीड को कम कर दिया था। उसी जगह ब्रेक लगाकर उसने गाड़ी रोकी और हल्के से फूंक मारी। लाइटर और उसके कारण लगी थोड़ी सी आग बुझ गई। बिना चेहरे वाला साया बिल्कुल शांति से बैठा अपने हाथ में रिवांश का फोन घुमाए जा रहा था। अभिसार ने मिरर ने देखा, सड़क खाली थी और दोनों लड़के अपने हाथ झटकते हुए खड़े हो गए। उसने राहत से कहा, कोई चोट नहीं आई, मैं लेकर आता हूं उन्हें। उसी समय अपनी जगह से गायब होकर वो सड़क पर आ गया। दोनों लड़के उसकी तरफ देखने लगे। ये लोग मेरे लिए आए हैं, तुम भागो और राजपुरोहित जी को इस सिचुएशन के बारे में बताओ। रिवांश अपना हाथ छुड़ाते हुए बोला, अगर दादू को पता चला मैंने तुम्हें मुसीबत में अकेला छोड़ दिया तो वो मदद बाद में करेंगे, पहले मेरी टांगें तोड़ देंगे। दिव्या ने कहा, वापस आ जाए रिवांश, महाराज को गुस्सा दिलाना अच्छी बात नहीं। अभिसार ने कहा, एई सेनापति, दिव्या ने तेज आवाज में कहा और आगे बोला, मतलब सेनापति जी, आपको किसी ने सिखाया नहीं क्या निहत्थे पर वार नहीं करते? साथ ही मुकाबला बराबरी वालों में होता है। हम इंसान आप भूत, ये तो गलत बात है। दिव्या तिलमिलाकर उंगली दिखाते हुए बोला। अभिसार ने हाथ उठा दिए, हम भूत नहीं शैतान है। हमारे लिए सही गलत नियम कानून मायने नहीं रखता। फिर तो बात करना ही बेकार है, दिव्या ने कहा और रिवांश को इशारा किया। रिवांश ने सर हिलाया। उसी समय दोनों खाली सड़क पर दौड़ पड़े। बिना चेहरे वाला साया मिरर में सब कुछ देख रहा था। उसी क्षण वो भी बाहर चला आया। हवा का रुख बदल रहा था। आसमान काले बादलों से घिर चुका था। धरती मानो गहरे काले अंधेरे में डूब चुकी थी। आज उन काली ताकतों की रात थी जिनकी शक्तियां चरम सीमा पर थी। तेज हवा के कारण रिवांश और दिव्या के लिए भागना मुश्किल हो रहा था। तभी रिवांश झटके से रुक गया। उनके सामने वह बिना चेहरे वाला साया आकर खड़ा हो चुका था। अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो बोला, मेरे पास आ जाओ दर्पण। और कितनी तड़प झेलूं? रिवांश ने गुस्से में अपने कान दबा लिए, नहीं हूं मैं दर्पण। मत बुलाओ मुझे इस नाम से, मैं रिवांश हूं। झुठलाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। हम एक दूसरे से जुड़े हैं। तुम हो तो मैं हूं और मैं हूं तो तुम। अपनी मंजिल बदलकर बस भटकते रह जाओगे। उनकी बातों में मत आओ, मेरे पास आ जाओ। वह साया बोला। उसकी आवाज में एक दर्द था जिसे सुनकर रिवांश का दिल हमेशा भारी हो जाता था। बस करो, नहीं सुनना मुझे कुछ भी। झूठे हो तुम, तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। रिवांश अपने कान दबाकर चिल्ला पड़ा।
अगर हमारा कोई रिश्ता नहीं तो कोई भी ताकत हमें दूर करने में कामयाब क्यों नहीं होती? क्या राजपुरोहित की शक्तियां कम पड़ रही है ऐसा करने में? कहते हुए उस साए की आवाज गहरी हो गई। ये तुम्हें बहका रहा है, मत सुनो इसकी बातें, दिव्या ने कहा। न जाने क्यों वो मदद के लिए आसपास देखने लगा, जैसे कोई बचाने आएगा उन्हें। मेरे पास आ जाओ, वो साया आगे बढ़ना लगा। पीछे अभिसार था, भागने के लिए कोई जगह नहीं। अगर कोशिश भी करते तो पकड़े ही जाते। आखिर इंसान थे वो। तभी एक तेज आवाज हुई, मानो कोई चीज धरती पर आकर गिरी हो। सड़क के बीच हल्का सा सफेद धुआं बिखर गया। तभी उसमें से कोई चमकती चीज बाहर आती दिखी। सब उधर देखने लगे सिवाय उस बिना चेहरे वाले साए के। वह चमकती चीज एक तलवार थी, मानो कांच के अंदर पानी और बिजली एक साथ प्रवाहित हो रही हो। क्या ये कोई सुपरहीरो है जो हमारे बचाने आया? दिव्या ने आंखों में चमक लिए कहा। उस शख्स के कपड़े सफेद और सुनहरे रंग से मिश्रित थे। सर सफेद रंग की हुडी से छिपा था। क्या ये हमें बचाने आया है या इसका भी कोई स्वार्थ है मुझसे? रिवांश धीरे से बड़बड़ा दिया। ये कौन हो सकता है? दिव्या ने कहा। मैं इसे पहली बार देख रहा हूँ, रिवांश बोला। उसी समय वह शख्स बिजली की गति से आगे आया और दोनों लड़के उन शैतानों के बीच से हटकर अपनी गाड़ी के पास आ गए। मैं उन्हें रोकता हूँ, तुम्हें पता है ना कहाँ जाना है? वह शख्स अपनी गहरी आवाज में बोला। हाँ हाँ, दिव्या ने हल्के से सर हिलाया। उस साए के इशारे से ही गाड़ी के दरवाजे अपने आप खुल गए। दिव्या ने रिवांश को खींच पिछली सीट पर बिठाया और खुद आगे बैठकर गाड़ी शुरू कर दी। गाड़ी के निकलते ही हवा की गति साधारण से अधिक हो गई। सेनापति अभिसार ने अपना हाथ हल्के से हवा में झटक दिया। उसके हाथ में भी एक तलवार आ गई जिसमें से काला धुआं उठ रहा था। फिर से मुलाकात हुई महाराज शूल। वह शख्स एक व्यंग भरी हंसी के साथ बोल पड़ा। बार बार मेरे रास्ते में मत आओ देव, मैं इस बार कोई लड़ाई नहीं चाहता। मुझे वो चाहिए जो मेरा है, उसके बाद मैं हमेशा के लिए सबकी नजरों से दूर चला जाऊंगा। वह बिना चेहरे वाला साया यानी कि शूल बोल पड़ा। सामने खड़ा देव जोर से हंस पड़ा। उस हंसी में एक दर्द था। उसने आगे कहा, तुम्हें वो चाहिए जो तुम्हारा है? कभी नहीं, वो तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे कारण ही मैंने अपने प्रिय शिष्य खो दिए थे। अगर तुम कहीं चले भी जाते हो तो शैतानों द्वारा मचाया आतंक मैं भूल नहीं सकता। तुम हो उनके राजा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। तलवार सामने की तरफ उठाकर देव ने उन्हें युद्ध के लिए चुनौती दी। अभिसार की पकड़ अपनी तलवार पर कस दी। आदेश दीजिए महाराज। तुम्हारा महाराज लड़ाई करने की क्षमता नहीं रखता सेनापति, देव ने कहा। सही कहा, मेरी लड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी है। शूल ने कहा। बस इसलिए तुम रिवांश को चाहते हो ना? वो तुम्हें तुम्हारी शक्तियां लौटा देगा। देव दांत पीसकर बोला। ये झूठ है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं तुम उन्हें अपनी पूरी शक्तियां पाने के लिए चाहते हो और आरोप महाराज पर लगा रहे हो? अभिसार शक करते हुए बोला। इससे पहले देव कुछ कहता शूल ने कहा, वो शैतानों की अमानत है, एक शैतान का अंश है। उसका अब तुमसे कोई वास्ता नहीं देव। उसे जन्म देने वाला एक इंसान था, शैतान नहीं। देव ने उसे याद दिलाया। जिद मत करो, अगर उसकी शैतानी शक्तियों को रोकने की कोशिश करोगे तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, तुम्हें भी और हमें भी। शूल ने कहा। तुम जैसे तुच्छ जीव से बहस करके मुझे अपना समय व्यर्थ नहीं करना। मैं तुम्हें लड़ाई के लिए चुनौती देता हूँ शूल, आकर मुझसे युद्ध करो, देव ठंडी आवाज में बोला। शूल ने अपने कदम पीछे लिए। एक और अमावस बाकी है। आज तुमने मुझे रोक लिया पर हर बार हालात तुम्हारे पक्ष में नहीं रहेंगे। इतना कहकर अचानक ही वह कहीं गायब हो गया। अभिसार को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उसके हाथ से तलवार धीरे धीरे गायब हो गई। देव फिर हंसकर बोला, यही उम्मीद थी मुझे तुम्हारे डरपोक भगोड़े महाराज से। बता दो उसे, वह अपने काम में कभी कामयाब नहीं होगा, क्योंकि उसके और रिवांश के बीच देव हमेशा खड़ा मिलेगा। इतना कहकर देव भी वहां से चला गया। अकेला अभिसार भावहीन चेहरा लिए खड़ा रह गया। सदियां बीत चुकी थी, पर शूल के एक जुनून का पछतावा अभी तक कम नहीं हुआ था। राजपुरोहित भवन के सामने जाकर गाड़ी रुकी और दिव्या ने सहारा देकर रिवांश को बाहर निकाला। अब तक जो लड़का ठीक ठाक दिख रहा था वो अचानक से किसी बीमार इंसान की तरह दर्द से कराहने लगा। चलने तक की ताकत उसके पैरों में नहीं बची थी। उसका शरीर भट्टी की तरह तप रहा था। दरवाजे पर पहुंचते ही अंदर से वो खुल गया और सामने एक बूढ़ा शख्स खड़ा था। दादू, दिव्या ने धीमी आवाज में कहा, देखो ना इसे क्या हो रहा है। उस शख्स के बाल सफेद जरूर थे लेकिन शरीर पर उम्र का कोई असर नहीं था। वह आज भी सुदृढ़ था।
उसने अकेले ही रिवांश को अपने साथ लेकर सहारा दिया, मैं देख लूंगा। तुम अपने कमरे में जाओ। पर दादू, दिव्या ने कहना चाहा। उसके दादू की एक घूर ही काफी रही उसे मुंह बंद करके चुपचाप अंदर चले जाने के लिए। उस घर के तहखाने का दरवाजा लकड़ी का बना था, जिसे खोलकर दादू अपने साथ रिवांश को लिए अंदर चले गए। एक बड़ा सा पानी का कुंड बना था वहां, जिसके अंदर रिवांश को ले जाकर आराम से उन्होंने रख दिया। वह खुद बाहर आकर एक छोटे से पटल पर बैठ गए। धीरे धीरे रिवांश का चेहरा और शरीर लाल पड़ता नजर आने लगा। पानी के अंदर से भाप उठने लगी मानो वो गर्म हो रहा है। रिवांश तड़प उठा। चेहरा ऊपर उठाकर उसने आंखें खोली। उसकी एक आंख पूरी तरह सफेद पड़ चुकी थी तो दूसरी पूरी तरह काली। आगे जानने के लिए कहानी के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें।